हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में इसमें हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे। आई होप आपको ये बुक बताई गई थी हमारे अतीत क्लास 7th के लिए हिस्ट्री में सभी आपने ले ली होगी। ठीक है बच्चों, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मीन्स क्या है इसका मतलब 1000 साल पहले और 1000 साल क्या था, 1000 साल पहले क्या था और अब उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार से वे परिवर्तन हुए हैं और किस किस चीज़ में परिवर्तन हुए हैं। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है उसी प्रकार से सारी चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, और प्रकृति का नियम ही क्या है, बदलाव होना है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बच्चों क्या है, ये आप जो देख रहे हो ये क्या है बच्चों, विश्व का सबसे पहला मानचित्र है। विश्व में जो मानचित्र बनाया गया था, सबसे पहले मानचित्र ये बनाया गया था। इसमें कुछ नहीं समझ में आया। इसमें क्या है, ये सबसे पहला जो मानचित्र है वो किसने बनाया था, अल इदरीसी नामक भूगोलवेत्ता थे, अरब के रहने वाले थे। इन्होंने कब बनाया था, 1154। कब बनाया था बच्चों, 1154 में अल इदरीसी नामक व्यक्ति जो थे, अरब भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने ये बनाया था। ये जब मानचित्र बना था इसमें क्या है बच्चों, ये भारत को दिखाया गया है और श्रीलंका को इसके नीचे दिखाया गया है, यानी कि ये उल्टा नक्शा बनाया गया था। ये आज के अगर हम नक्शे को देखें तो ये उल्टा नक्शा है, ये इस टाइप को ऐसे यहाँ पे करके भारत है और इसके इधर क्या है, ये श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ जो नक्शा दिया गया है बच्चों वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। फिर अगर हम इसके बाद बात करें, ये है आगे चल के दूसरा मैप ये बनाया गया है। ये दूसरा मैप एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। कब बनाया बच्चों, 1720 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। कैसे है, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। इस वाले में तो मैंने आपको बताया भी, श्रीलंका कहाँ है, ऊपर है, और इसमें कहाँ है, श्रीलंका नीचे है। देखो ये चेंज हो गया अब जा चूँकि, तो ये सीधा नक्शा है, ये भारत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका है, जो इससे पहले मैप था उसमें उल्टा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, इसमें मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। 600 साल बाद ये वाला मानचित्र बना था दूसरा। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, जो यूरोपवासी थे वो। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, एक किसी भी राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए क्या बच्चों, मैप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैप के जरिए हम कहीं से कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसमें नई और पुरानी शताब्दी। नई और पुरानी, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, जो कि यानी कि जो पहले इतिहास अभिलेख थे वो एक ही भाषा में नहीं मिलते कि हमें हिंदी में मिल रहे हैं, वो अनेक भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएँ भी समय के साथ साथ बहुत बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग के फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, जो पहले फारसी भाषा थी और आज की अगर फारसी भाषा को देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में बदल जाते हैं। अगर हम आगे देखें, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। हिंदुस्तान शब्द है, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, मतलब सब भारत ही तो कहते हैं, इंडिया या फिर भारत। हिंदुस्तान पहले कहा जाता था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने, किसने दिया था हिंदुस्तान नाम शब्द बच्चों, मिनहाज ए सिराज
ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ ही होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। बच्चों, पहले क्या होता था? जो विदेशी शब्द था हमारे लिए, आज इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय ना हो। मतलब हम विदेशी किसे कहते हैं? जो हमारे देश में ना रहता हो। लेकिन अगर हम बच्चों पहले की बात करें तो मान लिया एक गांव में से दूसरे गांव, ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, ठीक है। तो इस गांव के लिए दूसरे गांव के सदस्य भी विदेशी होते थे, ठीक है। उनकी धर्म, जाति सब कुछ अलग होता था, तो वे विदेशी होते थे। लेकिन अगर हम एक गांव में दो व्यक्ति अगर दो धर्म के या दो अलग अलग जाति के हैं, तो वे एक ही गांव के, एक ही देश के होते थे। लेकिन आज क्या है? जो भारत है उसमें कई गांव हैं, तो वे क्या है? एक देश के तो हैं। अगर हम विदेश की बात करें तो इंग्लैंड या फिर अमेरिका, वो अलग विदेश होगा। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि जो एक गांव है अगर उसके लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, तो दूसरा जो गांव का व्यक्ति होता था वो भी उसके लिए विदेशी होता था। ओके बच्चों, इसमें क्या है? किसी भी शब्द का मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। क्या बच्चों? हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गाँव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। अब आगे है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार कौन होते हैं बच्चों? जो इतिहास की जानकारी रखते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, उन्हें बोलते हैं इतिहासकार। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों पढ़ा था और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम क्या पढ़ेंगे? 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। उस टाइम पे कागज की बात हो रही है बच्चों। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, जो उनकी स्टोरियाँ होती थी वो, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार क्या होते हैं बच्चों?
ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पे पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना। सभी एक राष्ट्र का मतलब सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक अभिलेखागार होता है। अभिलेखागार में क्या होता है बच्चों, जितने भी पुरानी सरकार की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ उसमें रखी जाती हैं, ठीक है ना। पूरा पिछले साल का रिकॉर्ड मतलब पिछला जो भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो सब कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में से इतिहासकारों को बहुत सारी विशेष जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका प्रयोग कठिन है। क्यों है कठिन? क्योंकि मतलब इतने दिनों का रिकॉर्ड रखना, कैसे पढ़ना, ये सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलन बीस क्या होते हैं, नकल नवीस क्या होते हैं बच्चों, जो कि दस्तावेजों को मतलब देखकर अपने हाथों से लिखते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? नकल नवीस उनको बोला जाता है। नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति मतलब फोटोस्टेट, जैसे फोटोस्टेट होती है ना, मतलब जो का तो लिखना, वो बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो, मतलब कोई घर से काम करके लाया, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। आपको लगता है आप क्या बिल्कुल सेम टू सेम किसी के जैसा लिख सकते हो? नहीं होता है ना। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूरन होकर अंदाज लगाना होता है कि उन्हें सी बना रखा है, के बना रखा है, टी बना रखा है, मतलब क्या बना रखा है, ये हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या लिख गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा छोटे मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे अंतर आ जाते हैं। एक दूसरे की राइटिंग तो नहीं कर पाते ना हम। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। जो ये लिपिक होते थे यानी कि नकल नवीस होते थे, जो पांडुलिपियों को लिखा करते थे सेम टू सेम देख के, उनके चेंज होते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब कोई वर्ड था वो चलते आ रहा है, उससे चेंज होता गया, उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने जाना था कि वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। फिर आगे है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रखता था। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय में पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्न्यास्त्र होते हैं बच्चों, जो बारूद वगैरह से चलते हैं। अब तो बहुत तरह के हथियार आ रहे हैं, पहले बारूद वाले अग्न्यास्त्र चलते थे बच्चों। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा यानी कि बहुत ज़्यादा खनिज संपदा थी और भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से
14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए उस समय के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण, पर्यावास का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पर्यावास से तात्पर्य यह होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। मतलब कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, यानी कि वो कैसी जीविका चला रहे हैं, वो किस प्रकार से रह रहे हैं, वो कहलाता है पर्यावास। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ मिलता नहीं था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने के लिए और कृषक बन गए, कुछ वहाँ पे किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, यानी कि वे दोनों एक दूसरे को डिफरेंस करने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मवेशी मतलब जानवरों को पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई ही भर होते थे। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्षेत्र और साम्राज्य। बच्चों इनके बारे में ये कुछ क्षेत्र दिए गए हैं। ये क्या होते थे? चोल, ये क्या है बच्चों? इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे चोल राज्य हुआ, साम्राज्य हुआ, तुगलक हुआ, मुगल वंश हुआ। जैसे बड़े बड़े राज्यों को अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा के में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए प्रशस्ति लिखी गई है। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बच्चों अभी आगे में। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसे? गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिससे संपूर्ण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, यानी कि भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। फिर क्या है? सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताओं स्पष्ट हो गई थी। इसमें हम चैप्टर 9 में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इनके बारे में जानकारी है, ये सब की कौन कौन से भौगोलिक तय कैसे हुई है। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैलाकर विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए
ये सब हम चैप्टर 3 और 4 में बाद में पढ़ेंगे बच्चों। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले? 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के बाद, मतलब जब मुगल वंश समाप्त हो गया, पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता था जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। फिर है पुराने और नए धर्म का कैसे हुआ? इतिहासकार जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उससे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। उसके बाद है संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाजों में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी कि जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच सके। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। यही वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे तो कुछ पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहासकार के कालखंडों पर विचार, मतलब उनका कैसा कालखंड था। इतिहासकार समय और केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यही दिखलाता है कि विचार और विश्वासों में कितना
स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन कौन से बच्चों? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास में पढ़ा था बच्चों, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, पढ़ा था ये बच्चों, जैसे शिकारी संग्राहक यानी कि शिकारी कैसे इकट्ठा करते थे सामान। प्रारंभिक दौर में कृषि कर्मी यानी कि कृषि का कार्य किस प्रकार से चलता था। शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास में पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार यानी कि किसानों का समाज का विस्तार किस प्रकार हुआ, ये क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिरकार 16वीं सदी और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आश्चर्य यह है कि निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक में पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों और यहाँ की सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चले। मतलब इसमें क्या होने वाला है ये सब पढ़ाया जाएगा बच्चों आपको, और जब भी संभव हो इस पुस्तक को पढ़ रहे, इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों के करने की कोशिश करें। मतलब जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था बच्चों, उससे तुलना करो, क्योंकि वो सब इसमें ही मैच होगा। पहले हमने प्राचीन काल और अब मध्यकाल के बारे में रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।